हमारे साथ गोशा महल से विधायक राजा सिंह जी जुड़े हैं। सर, आपने चिट्ठी लिखी थी रेजिग्नेशन की, पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आपकी ऑफिस में अभी तक कमल जो है खिल रहा है। कमल को लेकर, पार्टी को लेकर आपकी अभी भी क्या राय है? देखिए, जब से हमने होश संभाला है तब से हम भारतीय जनता पार्टी के एक सैनिक जैसा हम लोग कार्य करें। और आज हमारा देश और हमारा धर्म सुरक्षित है तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही वजह से है। प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी जिस प्रकार से भारत को एक आगे ले चलने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सभी लोग जो कर रहे हैं ना, हम उनके फैन हैं। भले ही पार्टी ने मेरा जो इस्तीफ़ा जो स्वीकार किया है और आज हम एक निर्दलीय विधायक जैसे है, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं कि इस फूल को मैं हटा सकूं, क्योंकि मेरा पहले भी यही बयान था कि हम मोदी जी के एक सैनिक है थे और आगे भी रहेंगे। उनके कार्यों को हम एक प्रचारक के रूप में हम कार्य करेंगे। ये हमारे यानी फूल हमारे दिल में, हमारे हृदय में छपा हुआ है, वो कभी नहीं निकल सकता। तो फिर जब बात होती है पार्टी की, आप यहाँ से विधायक तो अभी भी हैं, लेकिन क्या इस चीज़ को स्वीकारेंगे? कोई चिट्ठी लिखेंगे? अपना जो मेंबरशिप है उसको आप रद्द करना चाहेंगे या फिर इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे? देखिए, जैसे केंद्र ने हमारा इस्तीफ़ा स्वीकार किया है, लेकिन आज भी हम वही केंद्र की तरफ निगाह गड़ाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल बुलावा आएगा और रीज़न पूछा जाएगा कि आपने क्यों इस्तीफ़ा दिया है। उस इस्तीफे के पीछे का क्या कारण है, क्या रीज़न है, वो मैं केंद्र के अधिकारियों को बताने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, आज नहीं तो कल मुझे विश्वास है, क्योंकि हमारे केंद्र के जो अधिकारीगण हैं वो किसी पुराने कार्यकर्ता को नहीं छोड़ सकते। भले ही नए 10 को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि एक भी पुराना कार्यकर्ता छूटना नहीं चाहिए, भले ही नए 10 छूट जाए। तो आज केंद्र के अधिकारी भी यही सोचते हैं कि हमें पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ना नहीं है, उन सबको लेके चलना है। लेकिन ठीक है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, पता नहीं क्या कारण था कि मुझे बिना बुलाए, बिना सफाई मुझसे लिए मेरा स्वीकार करे, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल केंद्र से बुलावा आएगा। राज्य की सियासत पर वापस आते हैं। राज्य में जो फ़ोन टैपिंग का मामला है वो फिर से तूल पकड़ रहा है। केटीआर ने ये दावा किया है कि मुख्यमंत्री जी अपने ही कैबिनेट कोलीग्स के फ़ोन टैप कर रहे हैं। पिछले पूर्व में आपने कई सारे आरोप लगाए थे फ़ोन टैपिंग के, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि केटीआर जो पूर्व में मंत्री रहे आईटी के, आज वो कांग्रेस सरकार पर ये आरोप लगा रहे कि रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री अपने 3 मंत्रियों के फ़ोन टैप करवा रहे हैं और परिवार के बच्चों की सौगंध खाने के लिए वो भरे। तो केटीआर साहब, पहले तो आप एक नास्तिक है, आपको कब से ये कसमों के ऊपर विश्वास आने लगा? दूसरी बात, आपको किसने कहा कि रेवंत रेड्डी जो सो अपने 3 मंत्रियों के फ़ोन टैप करवा रहा है? क्या सरकार बदली? क्या अभी भी क्या वो तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट जो जो फ़ोन टैप करने का जिसको अधिकार होता है, क्या वो आज भी आपके क्या संपर्क में है क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल निकलते हैं जब केटीआर साहब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं। मैं केटीआर साहब से पूछना चाहता हूँ, फ़ोन टैपिंग का तो सबसे बड़ा आरोप तो आपकी सरकार पे लगा हुआ है, आप पर लगा हुआ है कि किस प्रकार से आपने कांग्रेस के अधिकारियों के फ़ोन टैप किए हैं, खुद के मंत्रियों के, विधायकों के, सांसदों के आपने फ़ोन टैप किए हैं। और वही फ़ोन टैपिंग के चक्कर में आज कईयों बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जेल में जाकर बैठे हैं, आपकी वजह से, आपके पिताजी की वजह से। और आप फ़ोन टैपिंग की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आज रेवंत रेड्डी सिर्फ मंत्रियों के नहीं, हज़ारों लोगों के फ़ोन टैप करवा रहे। तो क्या सबूत है, आप पेश कीजिए। सिर्फ कस्में वादों पर सरकार नहीं चलती, कस्में वादों पर बात नहीं चलती। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप पेश कीजिए। मैं कांग्रेस के समर्थन में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत गंभीर एक सवाल है। भले ही केटीआर ने ये शब्द उठाए होंगे कि फ़ोन टैप हो रहे हैं, तो आज हम
ठीक है, अभी तो हम पार्टी में नहीं, लेकिन एक निर्दलीय विधायक के तौर पर हम आपसे पूछना, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो सामने रखिए, तो हमें भी पता चलेगा कि कांग्रेस की सरकार आने पर किन किन लोगों के फ़ोन टैप कर सकती है, और जब आपकी सरकार थी तो किन किन लोगों के फ़ोन आपने टैप किए हैं, कितने लोगों को ब्लैकमेल किया है, कितने अरबों रुपए आपने कमाए हैं फ़ोन टैपिंग करके। कम से कम ये सत्य तो बाहर आएगा ना। लेकिन इस तरह का सवाल उठाने से पहले अगर प्रूफ रखकर अगर हमारे केटीआर साहब सवाल उठाते तो ठीक रहता। सर, हिंदी भाषा को लेकर जो विवाद छिड़ रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या हिंदी भाषा सभी को सीखना चाहिए? देखिए, हर राज्य में एक समय पहले ऐसे ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे जो 16-16 भाषाओं के ऊपर उनकी पकड़ रहती थी, 16 भाषाओं में उनको ज्ञान रहता था। और आज ऐसे भी कईयों मुख्यमंत्री है जो कईयों भाषाओं में उनकी अच्छी सी पकड़ है। जैसे मैं तेलंगाना राज्य में रहता हूँ, यहाँ मैंने तेलुगु सीखी है, हिंदी में मैं बात करता हूँ। अगर सपोज मैं उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, मैं परसों नेपाल की यात्रा करा हूँ, तो अगर वहाँ शाइन बोर्ड अगर हम देखेंगे तो वो तेलुगु में आपको बोर्ड नहीं दिखेगा, आपको वहाँ पर हिंदी में बोर्ड दिखेगा या नेपाली भाषा में दिखेगा। अगर आप मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो आपको दो भाषाओं में आपको शाइन बोर्ड दिखेगा, हिंदी या इंग्लिश। तो उन सभी नेताओं से यहाँ निवेदन है जो भाषा के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं, उन नेताओं को मेरा यहाँ निवेदन है कि आप अपने राज्य की जनता को अंधेरे में मत डालिए। कम से कम देखिए, भाषा सीखना या नहीं सीखना यह आपकी मर्जी है, लेकिन अगर हमारी पकड़ अगर 2-3 भाषाओं में अगर रहेगी तो हमारा लड़का हो या हमारे राज्य का कोई भी लड़की हो, अगर दूसरे राज्य में अगर जॉब के लिए जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं, राज्य का अगर सर्वे करने के लिए जाते हैं, अगर उनको लोकल भाषा के अलावा दूसरी भाषा में अगर पकड़ नहीं रहेगी तो बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे गोशामहल से विधायक टी राजा सिंह जी। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।